चुका है। अब Node.js डाउनलोड होने के बाद कंप्यूटर में पहले चलो चेक करना है कि Node.js इंस्टॉल हो चुका है। तो क्या करो, जस्ट प्रेस करो विंडो सिंबल एंड आर, विंडो एंड आर, और यहाँ पे टाइप करो CMD, एंटर करो। जैसे एंटर करते हो टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी सर्च करके CMD टाइप कर सकते हैं। जैसे आप CMD टाइप करोगे, टर्मिनल ओपन करो। जैसे टर्मिनल ओपन करते हो, इस टर्मिनल पे आपको कुछ कमांड्स टाइप करनी है। जैसे कि अगर आपको नोड इंस्टॉल हुआ है नहीं और कौन सा वर्जन, तो आपको बस कमांड लिखनी है नोड स्पेस -v, एंटर करो, तो आपको यहाँ पे नोड का वर्जन पता चलेगा। इस नोड के अंदर एक नोड पैकेज मैनेजर आता है, जो कि एंगुलर, रिएक्ट या किसी के लिए भी पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए हेल्प करेगा। वो है npm, नोड पैकेज मैनेजर। उसका भी वर्जन आप चेक कर सकते हैं। तो चलो, अभी नोड इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन किस ड्राइव में क्रिएट करना है, उस ड्राइव में चले जाओ। यहाँ पे एक फोल्डर बना दो, कुछ भी नाम दे सकते। चलो मैं बोल दूं रिएक्ट एप्लीकेशन। इस रिएक्ट एप्लीकेशन में मैं जैसे एंटर करूं, ऊपर पाथ सिलेक्ट करूंगा मैं और टाइप करता हूं CMD। इससे क्या होगा, उस लोकेशन का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको दो स्टेप्स फॉलो करने, दो कमांड्स एंटर करने। सबसे पहले आपको आपकी मशीन पे React.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करोगे React.js, आप लिखोगे npm install create-react-app और बस एंटर करो। क्या लिखा आपने, npm install create-react-app। तो इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी पैकेजेस वगैरह ऐड हो जाएंगे। एक बार CLS करो, मतलब क्लियर हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस, अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है। और एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए कमांड है npx, पहले npm था, npx के बाद सेम लिखोगे create-react-app, और फिर आगे आपको ऐप का नाम जो भी देना है मोस्टली स्मॉल में लिखो। मैंने नाम दिया माई ऐप और एंटर करो। तो देखो क्या होगा, माई ऐप नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उस फोल्डर में रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है, साथ में उसको जो भी सपोर्टिव पैकेजेस चाहिए वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। रिएक्ट भी इंस्टॉल हो रहा है और उसके सपोर्टिव पैकेजेस भी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है ओनली। यहाँ तक समझा? अब React.js में इंस्टॉलेशन के बाद, चलो इसको चलने दो। React.js में जैसे HTML पे या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको वेब पेज बनाना पड़ता है। वेब पेज मतलब क्या होता था, हमारा एक HTML पेज हुआ करता था जिसका एक्सटेंशन होता था .html। अब React.js में HTML पेज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका DOM जो है वो है डायनामिक DOM, मतलब इसमें जो भी डिजाइन है डायनामिकली लोड होगी। और डिजाइन्स को डायनामिकली लोड करना है तो पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे वेब पेज की जगह उसको नेम दिया हुआ है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ, या इट इज अ पेज विच इज द कलेक्शन ऑफ, नहीं कंपोनेंट खुद है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ HTML डिजाइन एंड जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है या कभी टाइपस्क्रिप्ट का भी कोड हो सकता है। तो इस पेज में जैसे, हाँ क्या बोल रहे हो, वेब पेज मतलब कलेक्शन ऑफ, जैसे वेब पेज अगर आप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होगा। बट React.js में जो एप्लीकेशन बनेगा वो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होगा। तो React.js में वेब पेज वर्ड नहीं बोलेंगे, हम कंपोनेंट बोलेंगे। समझे? अब देख लो इंस्टॉलेशन हो चुका है और इस मैप के अंदर देख लो ये कुछ इंस्टॉलेशन हुआ है।
अब मैं इसको बंद करता हूँ। इसको कैसे बंद करूँ, मैं बस एग्जिट बोल सकता हूँ। अब ये जो माई ऐप फोल्डर बना हुआ है ना, उस फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। सो विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करता हूँ। फाइल में जाके मैं बोलूँ ओपन फोल्डर, उस लोकेशन पे चले जाओ जहाँ पे मैंने अभी इंस्टॉलेशन किया रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। ध्यान से इस माई ऐप फोल्डर को क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर बोलना है, ये ध्यान से करना। अब ये इंस्टॉलेशन या एप्लीकेशन अभी चलो बन चुका है। इसको एक बार बस रन करके देखेंगे। मैं कोई कोड नहीं कर रहा, कुछ नहीं। इसको रन कैसे करेंगे, इस डॉट्स पे क्लिक करो, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल ऑप्शन मिलेगा। न्यू टर्मिनल मतलब ये टर्मिनल यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं प्रॉपर। अब यहाँ पे एक टर्मिनल है हमारा। इस टर्मिनल पे जब भी रिएक्ट का एप्लीकेशन रन करना है तो आप लिखोगे npm start और बस एंटर करो। एंगुलर हो या रिएक्ट, इसको रन करना तो npm start ही कमांड रखना पड़ेगा। अब जैसे npm start करो तो देख लो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन डिफॉल्ट पोर्ट पे स्टार्ट हो गया, localhost:3000, और ये मेरा React.js का एप्लीकेशन रन हो चुका है। समझ में यहाँ तक? तो ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन ये कहाँ से आया वो देख लो। जब भी हम रन करेंगे ना तो सबसे पहले वो SRC के अंदर जाता है। SRC में ये डिफॉल्ट index.js, आप देख लो कहीं पे भी HTML का कोड नहीं है, जो भी है जावास्क्रिप्ट फाइल से। इसके अंदर ये अपना index.js ये अपने प्रोजेक्ट का स्टार्टअप फाइल होता है। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकते हैं, और उन फंक्शन के साथ हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जिसको हम रन करेंगे तो सबसे पहले वो वहां पे एंटर करता है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। वैसे ही जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो सभी कंपोनेंट का एंट्री पॉइंट index.js। इस index.js में कुछ इनबिल्ट, कुछ यूजर क्रिएटेड पैकेजेस को, क्लासेस को, स्टाइल्स को इंपोर्ट किया है। फिर यहाँ पे एक नोड बना दिया, एक रूट नोड बना दिया है, const root इक्वल टू react down डॉट क्रिएट रूट, और रूट कौन सा, document.html में रूट नाम का। इसके बाद क्या किया इन्होंने, रूट डॉट रेंडर पे रिएक्ट डॉट स्टिक मोड किया है और स्टिक मोड पे ऐप कॉल किया है। तो ये उस कंपोनेंट को यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके फंक्शन को या क्लास को जिसको कॉल करना है। तो ये ऐप को यहाँ पे लिखा जाएगा। ये ऐप कहाँ से आता है, ऐप से आता है। ये ऐप कहाँ पे, ये देख लो app.js। तो जैसे इसको क्लिक करते हो तो ये इसका कोड बना हुआ है पूरा। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही बना है, बट ये फंक्शन कुछ अलग दिखता है, हमें इससे कुछ लेना देना, हम अपना खुद का बनाएंगे। तो एक JS फाइल हमारे लिए कंपोनेंट होगा। अब देख लो मैं कंपोनेंट कैसे बना सकता हूँ मेरा खुद का। SRC फोल्डर को, जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं, SRC फोल्डर को राइट क्लिक करके बोल दो न्यू फाइल, कुछ भी नाम दे दो। चलो मैं बोल दूँ फर्स्ट कंपोनेंट .js। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इन्होंने app.js में इन्होंने फंक्शन करके बना दिया और उसके अंदर रेंडर किया रिटर्न। अब वैसा भी लिख सकते, या फिर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे लिखा जाता है कंपोनेंट के लिए देख लो। आप लिखोगे कॉन्स्ट, उसको कुछ भी नाम दे दो, बस इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल, इक्वल टू, आप राउंड ब्रैकेट देके एक लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करोगे। ये इसका सिंटैक्स रहेगा। क्या बोलोगे, कॉन्स्ट, इसको इक्विवेलेंट टू दिस, ये जो है वो इसी को इक्विवेलेंट है, कुछ इस तरह। देखिए आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, मोस्टली ये पैटर्न ज़्यादा यूज होता है इसलिए ये वाला दिखता नहीं है। सो कॉन्स्ट फर्स्ट लिखा इक्वल टू और लैम्बडा एक्सप्रेशन बना दिया। इसके अंदर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ तो राउंड ब्रैकेट यहाँ पे दे दो, और क्या रिटर्न करना है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ड्यू, और ड्यू में h2 वगैरह टैग लिख के मैं जस्ट बोल दूँ वेलकम टू फर्स्ट कंपोनेंट। तो मैंने एक सिंपल सा बस मैसेज दे दिया, वेलकम टू फर्स्ट कंपोनेंट। अब ये फंक्शन जो है इसका स्कोप बाय डिफॉल्ट इसी फाइल तक लिमिटेड है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बाहर फेंकूँ, बाहर दूसरा कोई भी यूज करे, तो इसको मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है लास्ट में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके फंक्शन का नाम फर्स्ट। इसको मैं एक्सपोर्ट करूँ ना तो ही दूसरा कोई इसको इंपोर्ट कर सकता है। अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट
फर्स्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया कि HTML डिजाइन वेलकम टू फर्स्ट कंपोनेंट। अब इसको मैं index.js में कॉल करता हूँ। तो index.js में आने के बाद मैं यहाँ पे पहले उसको इंपोर्ट करूँ। कैसे करूँगा? इंपोर्ट, क्या नाम दिया मैंने उसका? फर्स्ट। तो फर्स्ट कहाँ से आता है? फर्स्ट कंपोनेंट से, उसको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट को मैं यहाँ पे कॉल करूँ, सेव करूँ। अब देख लो क्या होता है ब्राउजर पे। तो वेलकम टू फर्स्ट कंपोनेंट, मेरा जो भी कंपोनेंट था ना वो कॉल हो गया। समझ में यहाँ तक कैसे कंपोनेंट कॉल किया? आपको क्लियर है मैडम? बाकी लोगों को क्लियर है? गायत्री, हर्षदा, इस वाले आपको क्लियर है? हाँ ठीक है, करता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे फर्स्ट कंपाउंड बनाया वैसे मैं सेकंड कंपाउंड बना रहा हूँ। देखो न्यू फाइल, उसको नेम दे दो सेकंड कंपोनेंट डॉट जेएस, कुछ भी नाम दे दो, बस लास्ट में एक्सटेंशन जेएस रखो। अब सेकंड कंपाउंड कैसे बना सकता हूँ? सेम कॉन्स्ट, कुछ भी नाम दे दो, चलो सेकंड, सेम ब्रैकेट ले रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं लिखूँ रिटर्न, जस्ट मैसेज लिखेंगे, दिस इज सेकंड कंपोनेंट, इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेकंड, और इसको भी कॉल करूंगा मैं index.js में। तो देख लो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे सेकंड कॉल कर सकता हूँ। अब देख लो आउटपुट में क्या आएगा? सेकंड कंपोनेंट कॉल होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ना फर्स्ट कंपोनेंट ही कॉल करना है, देख लो यहाँ से मैं ओनली फर्स्ट कंपोनेंट ही कॉल कर रहा हूँ, सेकंड नहीं कर रहा हूँ। तो कौन सा कॉल हो रहा है? फर्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के नीचे सेकंड भी कॉल, तो जरूरी नहीं कि सेकंड कंपोनेंट हर बार इंडेक्स से कॉल करो, हो सकता है सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट में यूज हो। तो देख लो मैं क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट सेकंड, फर्स्ट कंपोनेंट पे लिखा मैंने इम्पोर्ट सेकंड, और इसके नीचे उसको मुझे यहाँ पे यूज करना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देख लो एक HR टैग लिखता हूँ और मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेकंड। तो क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट का आउटपुट यहाँ पे लोड हो जाएगा, देख लो। सो फायदा क्या होता है? दो कंपोनेंट्स को एक ही कंपोनेंट के अंदर कॉल किया। तो इंडेक्स को मैंने फर्स्ट कॉल किया, बट फर्स्ट ने क्या किया? खुद का तो डेटा शो कर ही दिया, प्लस सेकंड का भी किया, और सेकंड को मुझे 2 बार लिखना है, तो मैं उतनी बार उसको पेस्ट कर सकता हूँ, जरूरत नहीं कि 2 बार, जितने बार चाहिए उतनी बार। देखो अब छोटा डिजाइन इसके अंदर, बड़ा डिजाइन होता तो भी आप उतनी बार प्रिंट कर सकते हैं, तो सेम डिजाइन आप मल्टी टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल HTML में देखोगे तो एक पेज के अंदर दूसरा पेज आप ऐड नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे बहुत इजीली हो रहा है, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर कंपोनेंट तो ठीक है, चलो बना दिया, इस कंपोनेंट्स के अंदर कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट भी ले लो या सेकंड कंपोनेंट, चलो सेकंड को फिलहाल मैं कॉल नहीं करता, ओनली फर्स्ट को ही कॉल कर रहा हूँ। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के लिए उन्होंने कुछ इनबिल्ट फंक्शंस क्रिएट किया, उसको हुक्स बोला है। तो पहला है यूज स्टेट, पहला हुक कौन सा है? यूज स्टेट। यूज स्टेट का मतलब क्या है? इट इज यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव द वैल्यूज। किसी भी वैल्यू को स्टोर या रिट्राइव करने के लिए इसको यूज करेंगे। यूज स्टेट को यूज करेंगे, मतलब इसको गेट एंड सेट प्रॉपर्टी होता है, कहते हैं इसको गेट एंड सेट प्रॉपर्टीज। उसके बाद दूसरा होगा यूज रेफ।
It is used for the references. Field references. Field references such as text box, कुछ रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आप आईडीज वगैरह देते थे, नेम देते थे, उसकी जगह पे रेफरेंस यूज किया जाता है। अब इन दोनों को कैसे यूज करेंगे देख लो। अगर मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे रोल नंबर चाहिए और इस रोल नंबर को वैल्यू सेट करना है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यूज स्टेट, और ये जो स्टेट है वो देख लो कहाँ से आएगा, रिएक्ट से। तो देख लो ऊपर वो यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगा और उसको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू आप पास करो। तो क्या किया, उसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दिया, मान लो चलो 14। अब वो वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसके नीचे करना है। तो चलो मैं h2 टैग बोल दूँ, अब जस्ट बोल दूँ रोल नंबर इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर दी ब्रैकेट में मैं लिखूंगा तो जो जावास्क्रिप्ट में कर देते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देख लो अगर आपको नेम चाहिए, देख लो कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, नेम इक्वल टू यूज स्टेट, और नेम यहाँ पे दे दो आपको जो भी देना है ऐसे, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। समझ में? तो जो भी वेरिएबल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ। और वेरिएबल में नॉर्मल वेरिएबल नहीं, हम एरेज भी स्टोर कर सकते हैं। तो देख लो कैसे, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डेटा बोलता हूँ इक्वल टू यूज स्टेट, और स्टेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप डेटा दे सकते हैं। तो क्यों ना मैं वर्ड सिटीज दे दूँ, चलो डेटा की जगह क्यों ना मैं सिटीज बोल दूँ। सो पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपुर, कोल्हापुर, चलो ये 5 सिटीज मैंने ले लिया। अब सिटीज को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब ये देख लो क्या है, एरे, और एरे को जावास्क्रिप्ट में या कहीं पे भी डिस्प्ले करना है तो हमें फॉर ईच लूप लेना पड़ता है। तो इसमें फॉर ईच लूप कैसे लिया जाएगा देख लो। इसको बुलेट पॉइंट पे दिखाना, तो यूएल टैग ले लो मैं, यूएल फॉर ईच कैसे होगा देख लो, सॉरी यूएल वापस लिखता हूँ। फॉर ईच लूप कैसे लिखोगे देख लो, कर्ली ब्रैकेट लिखना है आपको। आप लिखोगे एरे का नाम क्या है, सिटीज डॉट मैप, ब्रैकेट में कोई भी दो वेरिएबल, जैसे हम नॉर्मल लूप में लिखते हैं डी कॉमा क्यू इक्वल टू ग्रेटर देन और राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, सिटीज का डेटा 1 बाय 1 कहाँ पे आ गया, डी में, और वो डेटा जिस पोजीशन पे पोजीशन कहाँ पे, के में। अब इसको रन कैसे करेंगे, तो इसको एल आई टैग बनाता हूँ, एल आई में की इक्वल्स टू, हम पोजीशन बोलते के, और इन बिटवीन लिखेंगे डी डॉट अपने फील्ड्स, क्या क्या फील्ड्स है, या डायरेक्टली डी भी लिखते हैं क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज है। अब देख लो डायरेक्ट आउटपुट, उतना आसानी से हम प्रिंट कर सकते हैं। समझ में? अब ये मैंने एक सिंपल सा एरे लिया है, अगर आपको लग रहा है जेसन प्रिंट करना है तो भी कर सकते हैं। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, आप बोलोगे यूज स्टेट, और स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में आप दे सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे रोल नंबर कोलन 1, स्टूडेंट नेम, ये एक स्टूडेंट हो गया। ऐसे आप जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। रोल
नंबर बस चेंज करता मैं, टू नेम तो वही रखता मैं भी, 3 4 रिकॉर्ड, ठीक है। अब डेटा किसमें, स्टूडेंट्स में। अब डेटा टेबल फॉर्मेट में भी हम शो कर सकते हैं, कैसे देख लें, एच आर। अब मैंने टेबल बना दिया, इस टेबल को आप बॉर्डर ले सकते हैं, 1 करली ब्रैकेट में दे दो टी हेड, टी हेड में टी आर। अब टी आर में पहला क्या है, सॉरी टी एच, अब टी एच में पहला इज व्हाट, रोल नंबर। स्टूडेंट नेम, टी हेड के बाद टी बॉडी, और इस टी बॉडी में अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। सो कर्ली ब्रैकेट, डेटा किस में, स्टूडेंट्स में, डॉट मैप, मैप में सेम डी कॉमा के लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स, फिर इसके अंदर टी आर, टी आर को भी हम की देंगे, की का मतलब है ईच रो शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, और इन बिटवीन 3D, इस टी में पहला फील्ड रोल नंबर और दूसरा फील्ड डी डॉट नेम, क्योंकि जेसन डेटा ना, तो जेसन डेटा में डायरेक्ट ये वेरिएबल्स एक्सेस करेंगे। देख लो, तो ऐसे हम बेसिक रिएक्ट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। समझ में है सभी को? सो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप पहले ये कंप्लीट करो, समझ लो, और उसके बाद फिर हम रिएक्ट को डीपली पढ़ेंगे, ताकि समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं ना? ओके गुड, करो ये कंप्लीट।